आज हम लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा अनयूजुअल टॉपिक है और इसको हम अभी लाइव कर रहे हैं क्योंकि बाहर के जो लोग देख रहे हैं ग्रुप में देखेंगे उनको भी एक आइडिया होगा कि वाई वी हैव चोजन दिस टॉपिक, ये टॉपिक को चूज किया क्यों है। जो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल जो पार्ट है यूपीएससी का और जो सबसे ज्यादा डायनेमिक है वो इकोनॉमिक्स है। और बीपीएससी में या यूपीएससी में यही इकोनॉमिक्स के कारण ही रैंक डिसाइड हो जाता है। बीपीएससी में आप एक चीज समझ लीजिए कि एक पोस्ट होता है सब डिविजनल ऑफिसर या एक पोस्ट होता है डीएसपी। तो सब डिविजनल ऑफिसर भी उसी एग्जाम से जाते हैं, सेम बेंच पे बैठ के एग्जाम लिखेगा, सेम पेपर लिखेगा, सेम क्वेश्चन पेपर लिखेगा। वो भी एक सब डिविजनल ऑफिसर बनता है, उसी बेंच पे दूसरा बच्चा बैठ के लिख रहा है। वो हो सकता है कि वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बन जाए या प्रखंड पंचायत राज अधिकारी बन जाए या वो मार्केटिंग ऑफिसर बन जाए। ये भी पोस्ट होते हैं, समझ गए। और एक आदमी एसटीओ बन के आ गया, अपने सब डिवीजन का ऑफिसर है वो, और उसके अंदर में वो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भी हो सकता है। उसके अंदर में तीनों होंगे, मार्केटिंग ऑफिसर भी होगा और आपका जो तीसरा पोस्ट बोले वो भी होगा, पंचायत राज अधिकारी भी होगा। अब पंचायत राज अधिकारी को उसके पास जाएगा तो सर बोलना पड़ेगा। और सिर्फ वही नहीं, अगले साल भी जो बैच में आएगा फिर से एग्जाम लिख के एसटीओ, वो भी उसका बॉस ही रहेगा। 15-16 साल तक जो आएगा उसे जूनियर, जो इसको अंकल बोलने की स्थिति में होगा, वो भी एसटीओ बन के आएगा तो इसको सर ही बोलेगा क्योंकि इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो एक ही परीक्षा में आप एक रैंक कुछ नंबर नीचे ले आते हैं तो आप हो जाते हो नीचे का जो भी है, आप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हो गए। आप 15 साल तक आपके पास कोई एसटीओ आपके ऊपर बैठता जाएगा और आपको हमेशा अफसोस होता रहेगा कि एक ही परीक्षा हम दिए हैं, हम 15 साल तक अपने से 15 साल जूनियर लोगों को, उम्र में छोटे लोगों को सर बोलना पड़ रहा है। वो मेरी छुट्टी देखता है, मेरे साथ प्रॉब्लम करता है। बात समझ रहे हैं ना। ये जो गैप है दोनों एग्जाम के दोनों के बीच में, इसका मुख्य कारण यही सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? इकोनॉमी। क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर आपको नंबर कम लाते हैं और हमने देखा है रिजल्ट में कि ये इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 में यूपीएससी में और इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 2 में बीपीएससी में। और यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन का ट्रीटमेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, साधारण ढंग से वो आंसर नहीं बन पाता है। तो इसका जो आंसर्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो बच्चा लिख नहीं पाता है। पहली बात तो समझ नहीं पाता, समझ भी लेता है तो लिख नहीं पाता है। और जब वो लिख नहीं पाता है तो वो सोचता है कि कोई कोचिंग हमको इसमें मदद कर दे। अब बेचारे कोचिंग वाले भी तो यही सब चक्कर से निकले हैं कि कोचिंग वाले भी तो एग्जाम निकाले नहीं, और वो अभी भी जो है वो साइट पे जाते नहीं ज्यादातर कोचिंग वाले। उनको बोलिए पीआईबी में जाने को तो नहीं जाएंगे, वो स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमिक्स का पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कौन सा? एक नॉर्मल बुक जो इकोनॉमिक्स की आ जाती है, जो मार्केट में मिलती है, उसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे कुछ लोग लिखे भी हैं, विवेक सिंह की किताब इंग्लिश में अच्छी किताब है, नितिन सिंघानिया हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा, अच्छी किताब है। वो किताब पढ़ाने की कोशिश करते हैं और उस आंसर से काम नहीं चलता है। वो काम चलने के लिए आपको आज जो चल रहा है उससे जोड़ेंगे तब चलेगा। जैसे उस बेचारे ने किताब लिखा तो उस समय तक तो ईरान और इजराइल का वार नहीं हुआ था, तो एक्सटर्नल शॉक जो इंडिया को लगा वो तो पता नहीं हुआ है। उसने जब किताब लिखा तो जीडीपी का क्लासिफिकेशन में बेस ईयर था 2011-12 और अभी एकाएक अभी हो गया 2023।
23-24 2026 के फरवरी महीना में बता दिया, वो तो एडिशन पुराना है। तो क्वेश्चन तो यहां से आ जाएगा। वो किताब लिखने के बाद इकोनॉमिक सर्वे छप गया, और क्वेश्चन कहां से आ रहा है? इकोनॉमिक सर्वे से आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में 18 चैप्टर होते हैं। तो जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो कोई एक इकोनॉमिक वाले आ जाते हैं यूट्यूब पे और एक दिन में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना शुरू कर देते। तो पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। वो समझा देते हैं, बोलते हैं ऐसे करना, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, आपने तो देखा है ना, एक हिस्ट्री में जब तक लिखते नहीं हो तो बाद में जब 10 दिन बाद एग्जाम होता तो भूल जाते हो। ज्योग्राफी में भूल जाते हो, 6ठी से 12वीं तक पढ़े हो। तो इकोनॉमिक्स में जब तक लिखोगे नहीं तो कितना भूलोगे? बहुत ज्यादा भूल जाओगे, पूरा ही भूल जाते हैं। यही इकोनॉमिक्स जो है आपको डिसाइड करता है कि कौन जो है ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी बनेगा और कौन एसटीओ बनेगा। बात समझे ना? तो मैं जो अभी आंसर लिख रहा हूं, मान लिया ये आंसर में हम जानते हैं कि आपको अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 28 नंबर आएगा, ये मुझे पता है। कितना आएगा? 28 नंबर आएगा। अब बच्चों को वहां नंबर आता है 40 में 10, 9, इस तरीके के नंबर आते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि 28 नंबर का जो आंसर लिखा जा रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा आपके समझने में। जो टर्मिनोलॉजी वहां पर बुक में एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ पर फ्लो में चलना चाहिए, लैंग्वेज में टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लगेगा, और आपको ये समझना होगा कि आप जो आंसर नॉर्मली लिख रहे हैं बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो 10 नंबर के लायक है, तो 28 नंबर के लायक आंसर लिखने के लिए आपको क्या क्वालिटी आंसर में लाना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? इस आंसर में भी हम चार्ट डायग्राम नहीं दिए, जब चार्ट डायग्राम देंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इस आंसर में नॉर्मली हम सिंपल इलस्ट्रेशन दिए हैं, फिर भी 28 नंबर आएगा बिना चार्ट डायग्राम के। चार्ट डायग्राम दे देंगे तो और अच्छा हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग है, तो हम लोग बारी बारी से कुछ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग स्टडी करते हैं। कीवर्ड है, पहले हम लोग क्वेश्चंस पे ही चलते हैं, बाद में हम लोग ऊपर के पेज पे आ जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, आपको एक पेज देते हैं, गंगा घाट पर जो स्टूडेंट आते हैं उनको एक पेज देते हैं, या उनको बोलते हैं कि आप मेरे ऐप पे आ जाओ। ऐप मतलब कि अरुण सर गंगा घाट, वहाँ आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसको आप सब्सक्राइब करते हैं, और सब्सक्राइब करके ऐप में आप आ जाते हैं तो वहाँ एक पेज मिल ही जाता है। आज के डेट में कहाँ मिलेगा? व्यूज ऑन न्यूज में मिलेगा। तो व्यूज ऑन न्यूज में मिल जाता है पेज, वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाता है, जो वीडियो अभी जाएगा भी वहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हिंदी में पढ़ देते हैं, इंग्लिश में बाद में समझ लेंगे। कि भारत में हाल की उच्च आर्थिक वृद्धि, अभी भारत ने क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि हमारी आर्थिक वृद्धि अच्छी हुई है। अभी करीब करीब हमको 7.8% 8% के करीब में ग्रोथ रेट हो गया जीडीपी में, बहुत अच्छा है। 6 से ऊपर हो तभी अच्छा है, ये तो 8 के करीब पहुंच रहा है। और मध्यम मुद्रा स्फीति मतलब 4% अगर है ±2, तो आरबीआई इसको मॉनिटर करता है। आरबीआई चाहता है कि मुद्रा स्फीति, हम इतने तरीके का रुपया मार्केट में भेजें, इतना ही मनी हम मार्केट में रखें, ताकि मुद्रा स्फीति का दर जो है 4 ± 2 में रहे, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, है ना। तो ये दोनों का बड़ा अच्छा संयोग हो गया है, 4 से थोड़ा कम ही है, बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके बारे में हमको रोजगार या जो जनता जो सामान खरीद रही है या बाहर से जो हमारे प्रॉब्लम्स है, इसमें आप कितना हद तक हमारा इकोनॉमी मजबूत रहेगा, इसका विवेचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है
कि जीडीपी को नापने का ढंग बदल गया इस साल। जीडीपी पहले 2011-12 के हिसाब से नापते थे, अब क्या नाप रहे हैं? 2022-23 के हिसाब से नाप रहे हैं। कोरोना के बाद का टाइम हमने चूज किया। तो 11-12 में कोई मान लिया एक सामान है, यही सामान है, इसका दाम जो रहा होगा आज तो उससे ज्यादा होगा ना, इसका प्राइस तो बढ़ गया। तो जो सामान का दाम 2011-12 में मान लिया इस बैटरी का दाम जो रहा होगा आज तो बढ़ गया। तो पहले वाले को नॉमिनल और अभी वाले को जो रियल, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्लेटर। क्या कहते हैं? डिफ्लेटर। तो ये बोल रहा है कि अभी जो नया हो गया है, जरा इसको बंद कर दीजिए, जो नया हो गया है वो सिर्फ एक सांख्यिकी अभ्यास नहीं है। क्या नहीं है? सांख्यिकी अभ्यास नहीं है, खाली हम नया कर दिए। इससे जो है हमारा जो फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब प्रभावित होते हैं। कैसे? ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही टॉपिक था। तीसरा है कि राजकोषीय समेकन और विकास वर्धन, सार्वजनिक व्यय परस्पर विरोधी उद्देश्य नहीं है। तो ये जो आपका राजकोषीय समेकन मतलब कि फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब कि जो आपका जो पैसे का जो स्थिति है, आमदनी का और व्यय करने का, इसका जो सिस्टम है ये, या फिर दूसरा वर्ड है फिस्कल कंसोलिडेशन एंड ग्रोथ सेंट्रिक पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि जैसे सरकार मान लिया कि व्यय करेगी किस चीज में? रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, शिक्षा देने में, ये दोनों चीजें कि आपका उसमें अगर खर्च करते हैं तो ये विरोधाभासी नहीं है। कि आपका आमदनी अगर बढ़ा हुआ है और आप खर्च इधर करेंगे तो विरोध नहीं है कि आपको घाटा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक होगा। कैसे? इसको बताइए। और एक और क्वेश्चन है कि आप जो deregulation at the level of state may be more important than addition financial incentive, कि आप खाली टैक्स वगैरह जो दे देते हैं या लाइसेंस लगा देते हैं, उसको हटाना से ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ और इंसेंटिव जो है, फिनेंशियल इंसेंटिव जो है, वो भारत के इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा देगा। कहने का अर्थ है कि सिर्फ पैसा कैपिटल से आपका इन्वेस्टमेंट करने का या कैपिटल खाली किसी को मिल जाए, मान लिया कि सरकार के पास खाली कैपिटल हो जाए या किसी पब्लिक के पास खाली कैपिटल हो जाए, तो जाके कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं बना सकता है। कैपिटल तो चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको पैसा दे दे, आप सरकार में हैं और आपको जो है सो मान लिया कोई कॉरपोरेशन बना दिया जाए, चाहे आप प्राइवेट कंपनी है, आपके पास पैसा है, उससे खाली कंपनी बनने का उम्मीद कम होता है, उसके लिए अन्य मेजर्स की भी जरूरत होती है। समझ गए ना? क्यों होती है वो? क्या क्या है, क्या जरूरत है भाई? तो जो जमीन खरीदने का, लैंड लीज का जो नियम है वो सब आपका आसान होना चाहिए। और भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी है उसमें भारत जैसे मान लिया कि 50,000 का मोबाइल बनाना है, तो सब कुछ भारत ही बनाएगा संभव नहीं है, कुछ चीज बाहर से लाना पड़ेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लिया सिंगापुर या मान लिया कि आपका साउथ कोरिया, तो हमको सैमसंग का मोबाइल बनाना है, तो बहुत सारा सामान हमको सैमसंग का साउथ कोरिया से लाना पड़ेगा, तब जाके हम सैमसंग का मोबाइल भारत में असेंबल कर सकते हैं। इससे हमारे देश में भी रोजगार बनेगा। ये नहीं है कि हर कुछ हम ही बनाए। ये 5 तरह के इकोनॉमिक पैरामीटर को एनालाइज करने की बात एक क्वेश्चन करता है। और क्यों हम ये सब टॉपिक चुन रहे हैं? क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो वही रहेगा, आपको लिख लिख के लेवल को बढ़ा के आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप जो है सो वाकई में एग्जाम में अच्छा तरीके से आंसर लिख पाइएगा। अगर ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो हमें करना क्या है कि क्वेश्चंस जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं,
ये नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन अभी से लिखा है, हमें दोनों करना है। जब हम बुक पढ़ाएंगे तब भी हमें क्वेश्चन को जोड़ेंगे, अब अदरवाइज हम न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे या व्यूज एंड न्यूज पढ़ाएंगे, समाचार पे विचार करेंगे, तब भी हम इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि समाचार पे विचार है क्या, ये डायनेमिक है, ये पूरा का पूरा डायनेमिक है। इसका सोर्स जो है भारत सरकार की विभिन्न नीतियां जो भी आ रही हैं वो रहता है, तो वहां से क्वेश्चन निकालते हैं। तो डायनेमिक का स्टडी करना बहुत जरूरी है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चूंकि नहीं कराता है, ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके बारे में साइलेंट ही रहता है, वो सिर्फ स्टैटिक पे चलते हैं, और स्टैटिक का ही कोर्स खत्म नहीं होता है, तो डायनेमिक में बेचारों को टाइम कहाँ मिल देगा किसी बच्चे का। तो हमें करना क्या है कि स्टैटिक नॉर्मली तो हम आपको डाल देंगे ऐप में, वो तो आप सुन के किताब पढ़ के टेस्ट दे के आप स्टैटिक वैसे भी कर लोगे, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेन है कि डायनेमिक आपको लेके डेली चलना पड़ेगा, नहीं तो डायनेमिक नहीं रहेगा तो निकलेगा भी एग्जाम तो वही ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी, ब्लॉक कल्याण अधिकारी या मार्केटिंग ऑफिसर या इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं, ऐसे पोस्ट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और आप 15 साल तक आपके सीनियर होते रहेंगे, जो बच्चे एसटीओ बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, इस तरह के लोग। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना। तो हमें प्रैक्टिस करना है, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों चुना गया ये पहले हम लिख दिए हैं, मेन क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके लिखने का जो हमने लिखा है वो हम पहले समझा देते हैं, ताकि आप इस तरीके का क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो रिसेंट कॉम्बिनेशन है, अभी का जो कॉम्बिनेशन है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, भारत ने अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ लिया है 7% से 8%, और मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन घटा है 0.78%। इसमें बहुत अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक पूरे देश के स्तर पर एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा है कि ये हुआ है, यहाँ डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए तो कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाला है। जो भी हमने समझाया 7.8% या 4 में से थोड़ा घट ही गया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जगह आंसर में क्या बताएंगे ये लोग कि लिखो। जब क्वेश्चन खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में क्या चाहिए कि क्वेश्चन को समझिए, उसका आंसर कीजिए। बात समझ गए, ये यूनिवर्सिटी परीक्षा नहीं है कि क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करने जाएंगे। एक्सप्लेन कीजिएगा तो कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ गए ना, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो आपको ये जरूरत नहीं है। अब बताइए कि एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में, कंजम्पशन के कंडीशन में, मतलब कि जो कंजम्पशन हो रहा, लोग का जो खरीदने का दर है, या बाहर से जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसके संदर्भ में आप इसकी विवेचना कीजिए, क्या ये लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये हमको विवेचना करना है। हम इसको लिख क्या रहे हैं कि भारत का जो रिसेंट कॉम्बिनेशन है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडर ब्रैकेट लिख दे, मान लिया फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% पिछले साल का, एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन -78%, -78%, देन 4। ये एक गोल्डीलॉक फेज है। क्या है? गोल्डीलॉक फेज। गोल्डीलॉक फेज मतलब क्या होता है? हाँ, न ज्यादा न कम। क्या कहानी है कि एक बियर है, मतलब भालू है, प्यारा सा टेडी बियर है, मम्मा ने जो है सो एक बिस्तर लगाया बड़ा सॉफ्ट, और डैडी ने बिस्तर लगाया बड़ा कड़ा। तो बेचारा भालू कौन सा बिस्तर बनाएगा? न मम्मा के बिस्तर पे नींद आएगी, न डैडी के बिस्तर पे आएगा। वो अपना बिस्तर लगाया, न वो बहुत सख्त है, न अपना बहुत सॉफ्ट है, बीच बीच का है ना, जो इसके लायक है। तो ये अभी जो पोजीशन है गोल्डीलॉक फेज है, कि भाई हमारा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, मॉडरेट इन्फ्लेशन है, जहां के स्ट्रॉन्ग आउटपुट को एक्सपेंशन को एग्जिस्ट, कि हमारा जो कमाने का जो दर है, आउटपुट है, वो हमारा अच्छा दिख रहा है,
और प्राइस स्टेबिलिटी भी है, विथ रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई करीब करीब सामान का दाम जो है वो करीब करीब बराबर चलेगा। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है कैसे नापते हैं, वो नापते हैं कि भाई आप महीना भर में कितने तरह का सामान खरीदते हो। मान लिया कि आप 300 तरह का सामान खरीदते हो, एक तो एवरेज आदमी, तो 300 सामान का दाम लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसका इनकम कितना है और इसमें फूड आइटम कितना है। तो फूड का सामान तो ज्यादा परेशान करता है आदमी को, क्योंकि वो तो रिकरेंट चीज है। तो फूड इन्फ्लेशन ज्यादा परेशान करेगा, फूड की महंगाई ज्यादा परेशान करेगी। तो इसको हम लोग नापते हैं हमेशा कि एक आदमी, जैसे भारत में एक एवरेज, या बिहार में मान ले, बिहार में तो कम है, गरीब जगह है, एक एवरेज आदमी पर कैपिटा एक आदमी महीना में 4,000 रुपया कमा रहा है, उससे थोड़ा कम ही है। तो भाई उसको कितना पैसा, गांव का आदमी है वो, तो गांव का आदमी कितना पैसा किस चीज में खर्च करेगा। तो दिखता है कि 4,000 रुपया में 2,000 रुपया तो बेचारा का खाना पीना लंद बंद इसी में लग जा रहा है कि नहीं। तो गरीबों के लिए खाने का रेट ज्यादा परेशान करता है कि नहीं। और शहर में जो ज्यादा कमाने वाला थोड़ा है तो वो खाना में थोड़ा कम इस्तेमाल, बाकी चीजों में ज्यादा खर्च करता है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हो रहा है इस तरह के फेज से। इनकम का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ा नहीं और आमदनी थोड़ा ठीक ही ठाक है, तो इससे आपका जो है इनकम का प्रोटेक्शन तो रहेगा ही। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस है कि भाई ऐसी स्थिति रहेगी, लोग खर्च बराबर करेंगे तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि हम माल ज्यादा बनाएं, क्योंकि उसको पता है कि लोग जो है हमारे सामान का एक कंजम्पशन होगा। मान लिया कि कोई ब्रेड का फैक्ट्री खोलने वाला है, तो शहर में हाजीपुर में देखेगा कि लोग ब्रेड खा रहे हैं और ब्रेड का डिमांड है और ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ब्रेड बनाएगा। केक का दुकान है, केक की फैक्ट्री कोई खोले हुआ, तो केक जो क्या, कौन सा केक का कंपनी है जो बहुत सब जगह बिकता है, मॉगनीज, हाँ मॉगनीज जैसे कुछ नाम, तो वो जो है सो अपना उस तरह का केक देगा कि लोग केक भी खा रहे हैं, हमारा दिन भर में केक बिक जाएगा, क्योंकि लोगों का इनकम सही है। तो ये ड्यूरेबिलिटी डिपेंड्स करता है कि ये कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। किस पर डिपेंड करता है? ये जो स्थिति है डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है। भाई ठीक है, ग्रोथ देश का हो गया, लेकिन खाली अंबानी कमाने से भी तो ग्रोथ हो सकता है। चलिए, तो अंबानी कमाया तो जीडीपी बढ़ गया, ठीक, कैपिटलिस्ट कमाया तो जीडीपी बढ़ गया, लेकिन चलिए इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ा है, वो सामान का दाम तो करीब बढ़ी ठीक ही ठाक है, लेकिन लोग तब न खरीदेंगे जब उनका पास पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक। कंजम्पशन लेट, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि आदमी कंजम्पशन भी करेगा, सामान खरीदेगा भी, खरीदना ज्यादा जरूरी है। अब मान लिया कि एम्प्लॉयमेंट हो गया और आदमी कर्ज ही देते जा रहा है, क्या भाई, तो बैंक से, ये कोटक महिंद्रा से लोन ले चुका है, अब कोटक महिंद्रा को खाली पैसा ही देना, वो कमाया और पैसा दे रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लिया कि बाहर से डीजल का दाम बढ़ गया, अब एक बात कर रहे कि मान लिया कि एक आदमी है, वो एक ऑटो खरीदा है, ऑटो इसका डीजल से चलता है, ठीक, तो डीजल से चल रहा है और डेली वो कमा रहा है। अब पता लगा कि उसने लोन लेके खरीदा है, वो पैसा दे रहा है, डीजल का दाम बढ़ गया, तो उसका तो ग्रॉस इनकम घटेगा कि नहीं घटेगा? खाना का रेट ठीक है, खाली एक ही आइटम बढ़ा है, डीजल, डीजल ऑटो है उसका, तो उसकी तो कमाई घटेगी ना भाई, उसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दूसरा आदमी जो है वो ज्यादा उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है किसी को, तो परेशानी तो बढ़ेगी। अब हमें सेकेंड पैराग्राफ में है कि मॉडरेट इन्फ्लेशन से हाउस होल्ड परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, क्या लोग ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है, तो लोग थोड़ा ज्यादा सामान खरीदेंगे। लोअर इन्फ्लेशन से
आपका प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता है, प्राइवेट कंजम्पशन, लोग ज्यादा खरीदते हैं, सामान ज्यादा खर्च करते हैं, रूरल डिमांड भी बढ़ रहा है, गांव के लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी से लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करेगी, अब ज्यादा मैंगनीज का फैक्ट्री खुलेगा हाजीपुर में, ब्रेड का फैक्ट्री खुलेगा, है कि नहीं, आपका खजूर को सुखा के बेचने का फैक्ट्री खुलेगा, लोग खजूर भी खाने लगे हैं, ड्राई फ्रूट भी खाने लगे, चॉकलेट फैक्ट्री भी आ सकता है कि चॉकलेट भी लोग खाने लगे हैं, थोड़ा बढ़िया डार्क चॉकलेट भी खा रहे हैं, तो बढ़ सकता है। और आरबीआई के लिए भी अच्छा है कि आरबीआई के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है इन्फ्लेशन का, वो भी आपको एक अच्छा स्पेस देता है, ये ठीक है ये, लेकिन टुगेदर दिस फैक्टर्स जो है वर्चुअस साइकिल ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ तो दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है गोल्डीलॉक जोन, वो कहाँ कहाँ चैलेंज हो सकता है। हमको ज्यादातर जब एग्जाम में लिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेंटेंस से ही एग्जामिनर समझ जाता है कि हेडिंग क्या है। जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करता है, हेडिंग दे के लिखना सिखाता है, लेकिन ठीक है शुरू में आप हेडिंग दे के लिखना सीखिए, वो हम भी सिखाते हैं कि आप हेडिंग दे के लिखिएगा तो थोड़ा सा आपका बैलेंस रहा कि इसके बीच में लिखना है, लेकिन जब लिखने जाइएगा, जब मेन एग्जामिनेशन, तो उतना जरूरत हेडिंग का नहीं है, वहाँ चार्ट वगैरह का यूज पड़ जाता है, डायग्राम का यूज पड़ जाता है, वो हेडिंग के बदले आपको कहाँ लाना होगा, चार्ट और डायग्राम में। अब एकाएक हम लोग चार्ट नहीं बना रहे हैं, अभी हम आपको लैंग्वेज समझा रहे हैं कि क्या बेसिक एस्पेक्ट्स है, और हम लोग क्या दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल में आपको समझा रहे हैं क्या चीज, इकोनॉमिक्स, ताकि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आए। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वल्नरेबिलिटी क्या है भाई, कि भारत का ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हमेशा दिखता है, with expansion concentrated in relatively capital intensive sector। यहां पर क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा कैपिटल जब लगाते हैं, कोई कंपनी लगाती है, तब एम्प्लॉयमेंट आता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ज्यादातर जनरेशन जो है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो खेती पर डिपेंडेंट कर गया, खेती जो है आपका 60% लोग खेती पर डिपेंड करते हैं, 50% से ज्यादा, और आपका खेती से उठ के आदमी जो है सीधे आ जाता है सर्विस सेक्टर में, और सर्विस सेक्टर में जो इकोनॉमी है उसको गिग इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें सरप्लस जनरेट ही नहीं होता हमारे पास। मान लिया कि कोई आदमी टोटो चला रहा है, वो बेचारा परेशान है, वो ज्यादा जमा नहीं कर पाएगा, वो लोन लिया है, बैटरी का खर्च बढ़ेगा, बैटरी 2 साल बाद बदलना है उसको, वो तो परेशान रहेगा उसमें, ऑटो वाला भी परेशान रहेगा, तो उसका जो है प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये जो है आपका एम्प्लॉयमेंट का वल्नरेबिलिटी है, ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर पे, और यूथ जो है बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई स्विगी में है, कोई जोमेटो में है, कोई ब्लिंकिट में सामान पहुंचा रहा है। अब वहां पर अब पता लगा तो क्या भाई, वो पढ़ा हुआ है क्या, बीआईटी, वो जो है बीटेक किए हुआ है, अच्छे जगह से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आ गया, कर लिया है बीटेक, या कहीं से किए हुआ अच्छे जगह प्राइवेट से ही किया है, तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक, और बीटेक करने के बाद यहां आ रहा है तो काम क्या कर रहा है भाई, मिसमैच, जॉब खोज रहा है, 15,000 का काम कहीं मिल जाए, सुपरवाइजर का काम मिल जाए, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम मिल जाए, तो मिसमैच तो बहुत बड़ा है, स्किल मिसमैच है। बीटेक किया हुआ आदमी तो खुद से खुद इंटरप्रेन्योर हो जाना चाहिए, इससे हाउस होल्ड इनकम का ग्रोथ रुक जाता है। हालांकि एक बात सही है कि गांव में जो लोग हैं एग्रीकल्चर में है,
वो कहीं भी एग्रीकल्चर में काम करे या सर्विस सेक्टर में गए, गांव की महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। महिलाएं गांव की इकोनॉमी को देख रही है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन इंपॉर्टेंट। लेकिन बात है कि महिलाओं को भी तो हमें ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी तो हमने कोई स्किल के साथ नहीं जोड़ा है। तो विदाउट एडेक्वेट जॉब्स, हाई जीडीपी ग्रोथ भी जो है, इससे हमारा ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन नहीं हो रहा है। क्या सही बात है कि नहीं? क्योंकि एक ऑटो वाले के लिए वो जो कंजम्पशन का पैटर्न में बहुत सारे चीजों को देख के बस देखते रह जाता है, विंडो शॉपिंग कर लेता है कि नहीं? क्योंकि उसके पास उतना है नहीं कि वो कुछ कर पाएगा। कंजम्पशन का भी कंस्ट्रेन है कि सस्टेन्ड प्राइवेट कंजम्पशन हो, लोग खरीदें केक वगैरह या कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदें जो चीजें लंबे टाइम तक चलने वाली है, स्कूटर खरीदे ताकि उनका आना जाना का मूवमेंट इजी हो जाए, या कुछ ऐसा ड्यूरेबल्स आइटम खरीदे, तो उसके लिए रेगुलर सस्टेन्ड ग्रोथ होना चाहिए इनकम में। लेकिन फूड इन्फ्लेशन, स्टैग्नेंट रियल वेजेज, रूरल स्ट्रेस, इन सबों से तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मॉडरेशन एलोन में नॉट गारंटी कि भाई आपको जो दिख रहा है हेडलाइन ऊपर से कि 4 से माइनस हो गया, इन्फ्लेशन 4% से भी माइनस हो गया, तो इसका गारंटी नहीं है कि कंजम्पशन बहुत अच्छा होगा। इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, असमानता बहुत ज्यादा है। एक्सटर्नल सेक्टर का वल्नरेबिलिटी भी है, तेल का दाम बढ़ जाता है, दुनिया में स्लोडाउन चल रहा है, कैपिटल फ्लो का दिक्कत है, बाहर में एक्सपोर्ट का डिमांड यहां से जा नहीं रहा है, बाहर से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए भाई? तो फिजिकल प्रूडेंस, सही तरीके से असमानता खत्म हो, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्ट्रॉन्गर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए हमारे यहाँ, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लगाए, तब जाके हमारा काम होगा। तो हमें लगता है कि आपने इसको अंडरस्टैंड तो कुछ हद तक किया होगा। हम जान रहे हैं कि आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे, लेकिन आप पॉइंट में ब्रेक कर करके लिखना शुरू करो, लिखना सीखो। लिखना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिखोगे ही नहीं तो एग्जाम में कहां से हो पाएगा, एकाएक तो करामात होगा नहीं, आपको अभी से लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस तो वही रहेगा, आप इसको मॉडरेट लेवल से लिखते लिखते, और जब आप स्टैटिक पढ़ोगे तब आप जोड़ लोगे कि अरे हमको ये पॉइंट वहां लिख सकते थे। जैसे कि क्या जोड़ेंगे? असमानता की बात किए तो बोले ऑक्सफैम रिपोर्ट ये बोलता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इसके बारे में ऐसे बात करता है, इतना असमानता है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इतना से बढ़ के इतना हो गया है। तो स्टैटिक के चीजों को यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे जोड़ने लगेंगे। क्लियर है ना? तो हमारा आंसर और स्टैंडर्ड हो जाएगा। कुछ हम लोग गिनी कोएफिशिएंट का कर्व बना लेंगे, जो हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स के क्लास में। कहाँ सीखेंगे? इकोनॉमिक्स के क्लास में। तो वो सब चीज हम जब यहाँ बना लेंगे, देखेंगे कि भाई वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, पर कैपिटा इनकम विलेज में क्या है, शहर में क्या है, वो डाटा से जब हमको मिलने लगेगा तो हमको यहाँ का आंसर लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिवीजन ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का रिवीजन कर दिया। पहले बेस ईयर क्या था? 2011-12, अभी 22-23 हो गया। एंड इन्फ्लेशन सीरीज, अभी भी इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन का मतलब क्या बोले कि बहुत सारे सामान का लिस्ट देखते हैं कि एक टोकरी में कितना सामान महीना भर में हमको चाहिए, करीब 300 लिस्ट का 400 का लिस्ट होगा, उसका दाम कितना बढ़ा, इसको कहेंगे इन्फ्लेशन। इसमें क्या हुआ, पहले टोकरी छोटा था, अब टोकरी के साइज को थोड़ा बड़ा किया गया है। ठीक है, क्योंकि आदमी बहुत सारा कब क्या है कि आपका जो मोबाइल है उसका जो रिचार्ज है वो भी तो इस टोकरी में शामिल हो गया है कि नहीं? पहले तो नहीं था।
पहले आपका जो है जो बिजली का कंजम्पशन 2 महीना पर एक बार देते थे, अब तो प्रीपेड करना पड़ जाता है, ये भी तो टोकरी में शामिल हो गया। क्लियर है ना? तो ये भी तो फर्क पड़ेगा। तो ये जो है सिर्फ स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसकी फिजिकल पॉलिसी, मतलब कि जो आपका पैसे का लेन देन जो सरकार का है, फिजिकल पॉलिसी क्या है? सरकार पैसा कमाती है, कैसे कमाती है? टैक्स से कमाती है, बिजनेस करके कमाती है। और सरकार पैसा खर्च करती है, वो कैपिटल में खर्च करती है, सैलरी में खर्च करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर करती है, इंटरेस्ट देती है, जो पहले का कर्ज लिया हुआ है वो देती है। तो ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? ये कौन देखता है मॉनेटरी पॉलिसी? आरबीआई देखता है। आरबीआई कैसे देखता है? कि कितना लिक्विडिटी हम मार्केट में डालेंगे, कितना पैसा हम मार्केट में डालेंगे, इसके थ्रू देखता है। तो द रिवीजन ऑफ जीडीपी एंड इन्फ्लेशन सीरीज जो आंसर लिख रहे हैं, इज नॉट मेयरली ए टेक्निकल चेंज इन द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कैसे देखते हैं? दीज इंडिकेटर डिटरमिन हाउ द गवर्नमेंट असेसेस ग्रोथ। इससे हम लोग ग्रोथ को देखते हैं, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी देखते हैं कि कितना आमदनी है, कैसे कैसे खर्च करेंगे, वेलफेयर में कैसे हम खर्च करेंगे, टैक्सेशन में कैसे करेंगे। और आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन के और ग्रोथ को एस्टिमेट करती है, और उसके बाद क्या करती है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, रेपो रेट। मतलब रेपो रेट मतलब आरबीआई ने जो पैसा बैंक को देता है, और लिक्विडिटी डिसीजन कि कितना पैसा मार्केट में लाएंगे। तो है चेंजिंग देयर बेस ईयर वेट्स, उसका जो वेट है, डाटा सोर्स, किस तरीके से हम डाटा निकालते हैं, इससे हमारा पॉलिसी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारा पॉलिसी डिसीजन में बहुत ज़्यादा हमको मदद करता है। क्योंकि 2011-12 और 2022-23 में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। 2026 में अभी क्या हुआ कि भारत ने एक बहुत बड़ा सांख्यिकी ओवरऑल कर दिया, स्टैटिस्टिकल पूरा परिवर्तन कर दिया, आमूल चूल परिवर्तन। जीडीपी का बेस ईयर 2011 था, अब क्या कर दिया? 22-23 कर दिया। कब किया? 2026 में किया। और नया सीरीज चालू कर दिया 27 फरवरी 2026 को। ठीक। रिवीजन इनकॉर्पोरेट्स न्यूअर डाटा सोर्सेज, रिवीजन से जो है डाटा सोर्स नया हो गया, क्लासिफिकेशन भी नया हो गया, और कुछ मेथडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी आया। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 2012 में जो था उसको हम लोग कहाँ शिफ्ट कर दिया? 2024 में। जो 2012 में था उसको कहाँ शिफ्ट किए? 2024 में। और इसमें जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, उसमें हम लोग जो आइटम्स है, आइटम्स की संख्या बढ़ा दी है। 299 से बढ़ा के कितना कर दिए? 358 कर दिए। और ये जो 358 कर दिए, इसमें हम लोग और भी सामान जोड़ लिए, क्योंकि लोग गांव में आजकल देखिएगा कि थोड़ा ईंट का घर ज्यादा बनाने लगे हैं, ईंट के घर बनाने लगे हैं, साथ साथ सीमेंट खरीदने लगे हैं, बालू खरीदने लगे हैं, लोहा खरीदने लगे हैं, थोड़ा घर ज्यादा बन रहा है, कुछ मोबाइल का सर्विस ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके के आइटम्स को बढ़ा दिया है कि 300 जो था अब 358 सामान आ गया। कितना सामान आ गया? तो इन्फ्लेशन तो सबके साथ जुड़ा रहेगा। तो जीडीपी का जो है जो रिवीजन है कैसे मैटर करता है फिजिकल पॉलिसी में, ये एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट मतलब कि घाटा, राजकोषीय घाटा। घाटा का मतलब क्या है? आमदनी से ज्यादा खर्च हो जाए तो घाटा लगता है। ठीक। तो ये हम लोग नॉमिनल जीडीपी से मानते हैं। किससे मानते हैं? नॉमिनल से। आज के कॉन्टेक्स्ट में मान लिया कि फिजिकल डेफिसिट है 15 लाख करोड़। कितना है? 15 लाख करोड़। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में मान लो। और जीडीपी मान लो बिहार का है 300 लाख करोड़। तो 15 डिवाइडेड बाय 300 गुने 100, तो 5% होगा ना? 5%। चलिए जीडीपी बढ़ गया बिहार का, 300 के बदले कितना हो गया? 320 हो गया। कितना हो गया? 320। तो
कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 320 गुना 100, तो घट जाएगा ना, 4.69% हो रहा है। तो इसीलिए मतलब कि आपने जो है कोई और कहीं से पैसा लिया नहीं है, लेकिन खाली जीडीपी का क्लासिफिकेशन जब चेंज होगा तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक। डेट सस्टेनेबिलिटी, गवर्नमेंट डेट, सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो हमेशा किससे नापते हैं? जीडीपी से। अब तो जीडीपी का तो ईयर बदल गया, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, दिखेगा देश का जीडीपी ज्यादा है। तो ये जीडीपी डेट रेशियो जो है वो भी आपका फिजिकल चीजों को दिखाएगा कि ज्यादा अच्छा पोजीशन है अभी, क्योंकि जीडीपी बढ़ गया। टैक्स एक्सपेंडिचर प्लानिंग, अब चूंकि लेटेस्ट डाटा है, 2011-12 के डिफ्लेटर लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो 2-3 साल की बात है। तो इस कंडीशन में हमको जो है डिजिटल सर्विस और एक्टिविटीज जो है उसमें बेटर कवरेज मिलने लगेगा, जो कि लेटेस्ट डाटा है। सेंट्रल स्टेट फाइनेंस में यहाँ भी हमको क्लियर पिक्चर मिलेगा, पुराने डाटा से तो हम जोड़ नहीं रहे हैं। जीडीपी का कितना परसेंट देना है, तो 42% हमको स्टेट में बांट देना है, तो 42% कितना होता है बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। बजट क्रेडिबिलिटी, इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी कैन प्रोड्यूस मिसलीडिंग डेफिसिट। होता क्या है कि जो नॉमिनल जीडीपी जो होता है, एक रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के कारण जो है कभी कभी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आता है, लेकिन जब हमारा 2022-23 नजदीक में आ गए तो 2011-12 से हटके तो हमको सही पिक्चर मिलेगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये भी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक है जिसके मेंबर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत सरकार का जो आरबीआई के मेन है कि भारत का जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन जो है वो 4% ±2 से ऊपर नहीं जाए या नीचे नहीं जाए। नीचे जाना भी नुकसानदायक है क्योंकि देश का फिर ग्रोथ नहीं होगा, और ऊपर जाना भी नुकसानदायक है क्योंकि लोग कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो बीच में रहे, सबसे अच्छा 4 पे रहे। ये बताता है कि जो आपका फूड और बिवरेज का जो है ये आपका अंडर कंपेरेबल क्लासिफिकेशन, जो फूड और बिवरेज जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक या आपको खाना खाते हैं या दूध पीते हैं वो जो डिक्लाइन कर गया, तो अच्छी बात है। क्यों डिक्लाइन करना अच्छी बात क्यों है? कि गरीब आदमी खाना खाने में ज्यादा खर्च करता है। गरीब आदमी को अगर 4,000 रुपया दे दो तो ज्यादा चीज का वो क्या करेगा? वो खाना खाएगा। और धनी आदमी जो है वो जैसे उसको 4,000 के बदले 6,000 दे दो तो खाना खाने का खर्च उसका तो वही रहेगा 1,900 रुपया, 1,500 रुपया, 1,000 रुपया। तो 6,000 का 1,000 घट गया ना, 25% हो गया। तो 25 नहीं, कम और कम 15% हो गया। मान लिया कि किसी गरीब आदमी को तुम 4,000 रुपया दो और उसने 1,000 का सामान खरीदा, तो 25% का सामान खरीदा, और उसका अगर इनकम बढ़ गया 6,000, तभी वो सामान 1,000 खरीदेगा या 1,200 का खरीदेगा, तो वो आपका 15% हो गया। तो ये जितना घटेगा उतना अच्छा है। क्लियर है ना? तो ये जो जीडीपी और सीपीआई का जो मेजरमेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो इसको बनाता है, ये दिसंबर 2026 में जो इन्होंने देखेंगे न्यू मेथोडोलॉजी में, तो इनको एक सही पिक्चर सामने आएगा और देश का जो इकोनॉमी है उसका एक सही इवेल्युएशन करेंगे। क्लियर है कि नहीं? हालांकि जीडीपी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन करने में, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम चलाने में, गवर्नमेंट का रिपो रेट डिसाइड करने में, वेलफेयर स्कीम डिसाइड करने में बहुत फायदा होगा इससे। तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़िएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, और समझने के बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना जरूरी है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अगर आप 20 लाइन लिख लेते हैं तो यकीन मानिए कि कुछ दिनों बाद वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देंगे। सही बात है कि नहीं? अभी आपको धीरे धीरे हेडिंग लिख कर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक टॉपिक है जिस कारण सेम एग्जाम से आदमी का रैंक बहुत नीचे या बहुत ऊपर होता है।
कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमिक्स। और ये एग्जाम के बाद जो पढ़ाया जाता है कि ऐसे लिखना आंसर, इस कारण ही बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं। यही एक है जो कि हमको शुरू से ही लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि हम एग्जाम के टाइम में, आपको हम एक भेजेंगे, एक लड़की है जो बहुत अच्छा हमारे साथ बात कर रही है, तो बताती है, हमने बोला कि तुम जो बोल रही बेटा इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसने ये बताया कि सर मेरा 3 बार पीटी में नहीं हुआ, लेकिन मैं भी जिद्दी थी। मैंने भी यही सोचा कि मैं तैयारी करूंगी तो मेंस का ही करूंगी। अब मुख्य परीक्षा और ऑप्शनल को छोड़ा नहीं, उसका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, उसने ऑप्शनल को छोड़ा नहीं और मुख्य परीक्षा और ऑप्शनल की तैयारी करती रही हो। और खाली थोड़ा ये चेंज कर ली बाद में कि जीएस 1 2 3 को अच्छा कर लेते हैं। उसका पीटी हो गया, पीटी हो गया तो जीएस 1 2 3 उसको दोबारा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और डायनेमिक पेपर वो बोल रहे थे कि सर आपने जो पढ़ा बताया था वही मैं डेली करता हूँ। इस समय मैं द हिंदू का एनालिसिस करके हमेशा यूट्यूब पर डाल देता था, अभी मैंने उस सबको प्राइवेट कर दिया है। था हमारे बहुत सारा 400 वीडियो था वो, तो मैं उसी को पढ़ती थी। और मेरा जो है कभी जरूरत ही नहीं पड़ा जीएस 1 2 3 का। मैंने पूरा दिमाग लगा दिया जीएस पेपर 4, एसे और ऑप्शनल। और जब मैं ऑप्शनल लिख के आई तो मुझे इतना आंसू आ गए मेरे, मतलब कि मैंने इतना गॉड को थैंक यू कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बड़ा अच्छा लिखा है। जब मैं एसे लिख के आई तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैं एथिक्स लिख के आई तब और खुश हो गई। हमारा 300 नंबर ही आया जीएस 1 2 3 में, लेकिन एथिक्स में हमको 125 आ गया सर। हमको एशिया पेपर में अच्छा नंबर आया, ऑप्शनल में भी बहुत अच्छा नंबर आया, और शी गॉट ऑल इंडिया रैंक करीब 56 या 57, आईएएस बन गई हो। क्यों? 3 बार पीटी नहीं निकला था, लेकिन एक बार निकला तो क्या बनी हो? प्रॉपर आईएएस। समझ गए? अब बाकी लोग क्या बोलते हैं, हम तो 4 बार मेंस लिखे हैं, 5 बार मेंस लिखे, मतलब कि हर बार वो मेंस में फेल करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि कभी भी वो तैयारी किसकी करते हैं? पीटी का, ताकि मेंस लिखे। समझ गए? आप 2 बार पीटी फेल कर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तैयारी करना है तो ऑप्शनल। लेकिन अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी से करोगे तो पीटी भी फेल नहीं करोगे, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहने ही नहीं देंगे, वो कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड ग्रोथ इनहेंसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर नीड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव। मतलब कि फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि घाटा को कम करना। क्या मतलब होता है? घाटा को कम करना। इसका क्या तरीका है कि भाई जो हमारा डेट है, पब्लिक डेट है सरकार के ऊपर में, उसको थोड़ा कम करना। इसको कम करना, घाटा को कम करना मतलब आमदनी को बढ़ना। घाटा को कम करने का मतलब क्या हुआ? आमदनी को बढ़ना। आमदनी बढ़ेगी और आप खर्च कर रहे हैं कहां पर? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। पब्लिक एक्सपेंडिचर कहां कर रहे हैं आप? जैसे कि आप कर रहे हैं हेल्थ पे, कि आपने एक प्रोग्राम चला दिया कि चलो भाई टीबी को इरेडिकेट करना है, टीबी को खत्म कर देना है। आपने प्रोग्राम चला दिया कि ये मलेरिया को खत्म कर देना है। आपने प्रोग्राम चला दिया कि महिलाओं का हेल्थ का बेनिफिट स्कीम हम चालू कर देते हैं। आपने एजुकेशन का प्रोग्राम चला दिया कि हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग बचपन से ही देना शुरू कर देंगे, 8वां क्लास से शुरू कर देंगे। इसके लिए आपने हर स्कूल में एक लैब बना दिया, जहां पर कि बच्चा लेथ मशीन भी चला रहा है, कुर्सी भी बुन रहा है, कुछ और भी काम सीख रहा है, प्लम्बिंग का काम सीख रहा है। वो आपको आवाज आ रही है? वो आपका बिजली का मैकेनिक का काम सीख रहा है, आर्मेचर को वाइंड करना सीख रहा है, पंखा रिपेयरिंग करना सीख रहा है। मान लिया कि आपने ये भी शुरू कर दिया, गार्डनिंग भी सीख रहा है, नर्सरी भी चालू कर दी है, तो कुछ स्किल सीख रहा है ना। इसमें खर्च लगेगा ना? नहीं लगेगा? इसके लिए तो लैब बनाना पड़ेगा। तो आपने इस तरह का काम कर दिया, एजुकेशन में काम कर दिया, आपने कुछ पुल पुलिया बना दिया ताकि गांव के लोगों को निकलने का रास्ता हो जाए। तो इस समय जब खर्च लगेगा
तो इससे तो आपका तो फिर घाटा और बढ़ जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि ये घाटा बढ़ना भी हमारे आम देश के उन्नति का रास्ता है। भले ही घाटा हो जाता है लेकिन देश की उन्नति का रास्ता बनता है। जैसे कि मान लिया कि जैसे हम लोग के फादर थे, उन्होंने क्या किया, गांव में थे, उन्होंने कि अपना इन्वेस्टमेंट क्या सोचा कि बच्चों को पढ़ाना इन्वेस्टमेंट है। 3 बहनें थी और मैं था 4। दरवाजे पे हमेशा टीचर को रखना, 3-3 4-4 टीचर रहना, साथ में बैठना, पढ़ाई करवाना, महंगी से महंगी किताबें लाना, किताब ला के उसके साथ जुड़ना, बच्चों को पूरा टाइम देना। बाद में जब बाहर पढ़ने गए तो बस चलो भाई बच्चियों के पढ़ाने के लिए खेत बेचना, खेत बेच दो, खत्म करो खेत को, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने सोचा कि भाई बहुत बड़ा घाटा का काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, दिस हैज ओपन द न्यू विस्टा, एक नया रास्ता खोला और सब लोग सेटल हो गए। देश के लिए भी यही लागू होता है। देश ने जो क्या किया कि आपको घाटा, आपको कुछ आमदनी बढ़ी है, अभी दिख रहा है आमदनी बढ़ी है, तो देश को क्या करना चाहिए, एजुकेशन में आप स्किल का काम कीजिए, हेल्थ का स्कीम चालू कीजिए, लोगों का इलाज के लिए आप फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिए, ताकि गरीबों का इलाज आराम से हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ना हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे या पब्लिक एक्सपेंडिचर करोगे और एक तरीके से आप घाटा को कम करोगे, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सही तो बोल रहा है। इसको एनालाइज कीजिए, आप इसको पढ़िएगा तो बड़ा इजी वे में समझ में आएगा। फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, घाटा को कम करना है। घाटा को कम करने का 2 तरीका है। जो पहले का जो डेट है हमारा, जो कर्ज है, वो कर्ज को हम पाट दे, ये भी एक तरीका है। हमने कर्ज को रहने दिया, हमने क्या किया, कर्ज को रहने दिया, और हमने क्या किया, ऐसा पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जिससे कि ग्रोथ हो जाए। हम कर्ज को नहीं हटाए। किसी भी आदमी के साथ ये होता है कि जब उसके पास पैसे आते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि अपने फैमिली को आगे बढ़ा लो, या नहीं तो पिछला कर्ज को खत्म करो, यही होता है। तो जो होशियार आदमी होता है वो आगे का रास्ता देखता है, जो बुद्धिमान होता है, और जो कंपैरेटिवली थोड़ा बैलेंस्ड होता है वो कहता है कि नहीं, कर्ज को हटा दो भाई, इस साल थोड़ा रुक जाओ, अगले साल तुमको हम कुछ कर देंगे, इस साल रुको। समझ रहे हो ना। तो ये ग्रोथ इनहेंसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो क्या बात करता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कि हम पुल पुलिया बनाते हैं ताकि गांव के लोगों को आगे बढ़ने, मार्केट जाने का रास्ता मिले, हेल्थ में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, ह्यूमन कैपिटल बढ़ाएंगे। ये लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें खर्च करोगे तो कैसे बढ़िया कर्ज बांट देते, लगता है ऐसा। लेकिन हमको जो है यहाँ पर समझने की जरूरत है कि भारत का रिसेंट जो है फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस हुआ 4.8% से 4.4%, मतलब फायदा तो हुआ है। हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको ये जो बर्डन है इसको खर्च करना होगा गवर्नमेंट के एक्टिविटीज पर। तो ये आप इसको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन, भारत को क्या करना चाहिए कि हमको जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर देना चाहिए, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब रोड बनेगा तभी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तभी तो लोग आएंगे जाएंगे। ये सब चीज़ों पे हमें कम बात करना चाहिए। इसीलिए पब्लिक कैपेक्स, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बनाना, सड़क बनाना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होता है कि सामान ज़्यादा लोअर कॉस्ट पे पहुंचता है। मान लिया कि आपका रोड अच्छा हो गया तो पटना का रोड पूर्णिया से अच्छा होगा, तो पूर्णिया में दूध का उत्पादन ज्यादा होगा, तो दूध बिना खराब हुए 5 घंटा में पटना पहुंच जाएगा। सही बात है ना। तो पूर्णिया के भी दूध उपजाने वाले को, दूध उगाने वाले को, दूध प्रोडक्शन करने वाले को मार्केट पटना तक मिल रहा है, तो उनका तो इकोनॉमी बढ़ेगा।
इससे क्या होगा, हाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, लोग पैसा कमाएंगे तो कोई और इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, हाई जीडीपी होगा, और उससे क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। क्लियर है ना? तो ये आपको माइक्रो स्टेबिलिटी जो प्रमोट करता है ग्रोथ को, ये दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, आपके लिए अभी छोड़ते हैं कि हम 3 क्वेश्चन का आज का टारगेट रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन तो आपको बहुत बढ़िया समझा दिए, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, 3rd क्वेश्चन फिर से समझा देंगे, क्योंकि हम एक बार में आपको ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं। आपको ये भी पढ़ना है, क्या कहते हैं, जो हिस्ट्री का जो आपका है क्रैश कोर्स का, वो भी पढ़ना है, और आपको ये भी पढ़ना है ना? तो चूंकि दोनों पढ़ना है, तो आपका कल का टेस्ट में तो चूंकि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, आप एक बार लिखिएगा, फिर दूसरा बार जो है फिर हम 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम 5 क्वेश्चन फिर लिखवाएंगे। इसी क्वेश्चंस को बार बार लिखवा के आपको हम एक आइडिया दिलवाएंगे कि वाकई में किस लेवल तक आपको पहुंचना है। जब तक आप लेवल नहीं पहुंचिएगा तब तक वो बच्चों की तरह पढ़ाने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। आपको लगेगा कि भाई ये तो हम लिख ले जाएंगे, लेकिन लिखना कितना मुश्किल है, जब आप लिखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या कारण है कि हमको इकोनॉमी में मार्क्स नहीं आता है। एक इकोनॉमी अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका इंडियन सोसाइटी वाले में भी नंबर अच्छा आएगा, आपका एशे में भी नंबर अच्छा आएगा। एशे पेपर में बहुत सारे सोशल इश्यूज आते हैं, वहां भी आपको फायदा होगा। तो एशिया में फायदा है, जीएस पेपर 3 में फायदा है, इंडियन सोसाइटी में फायदा है, तो और ज्योग्राफी में भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। तो हमें ग्रेजुअली आपको तैयार किसके लिए करना है, ज्यादा मेंस के लिए। मेंस का तैयार करने का मतलब है कि पीटी भी अच्छा होना है, तो हमें दोनों को बैलेंस करना है कि जीएस 1, 2, 3 स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये स्ट्रांग होगा तो मेंस के टाइम में आप बहुत कंफर्टेबल रहिएगा। तो ठीक है, हम अभी जो है सो 3 तक हम खत्म करते हैं, कल हम फिर इसी पर आएंगे, कल हम फिर इसी को लिखवाएंगे, ठीक है।